घोषणा पत्र से आस क्या जीत पाएंगे विश्वास। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 5 बजने वाले हैं बिग इलेक्शन फाइट में आप सबका मैं प्रियंका राय स्वागत करती हूं। आज हम अपने इस डिबेट में बात करेंगे सियासी दलों के जनता से किए गए वादों की, साथ ही चर्चा करेंगे राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र की, जिसमें सभी दलों ने जनता को लुभाने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन जनता किसके वादों पर भरोसा करेगी, ये तो नतीजों के साथ 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। देखिए, तो लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है और खास चर्चा करेंगे कि जनता किसके वादों पर एतबार करेगी। चर्चा के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय कराते हुए पूजा कपिल मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी से, राजकुमार शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज चर्चा की शुरुआत संजय शर्मा जी आपसे करते हुए, चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, आज कई बड़े वादे कांग्रेस ने किए, एक कर युवा से लेकर किसानों से लेकर महिला वोटर्स को भी साधने की कोशिश, कैसे विश्लेषण करते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो का? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं कि जो मैं उन लोगों पक्षधर हूं जो कहते हैं कि जो मैनिफेस्टो है वो साइन करके पार्टीज़ को देना चाहिए जिससे कि पीछे ना हट सकें, क्योंकि ये जो प्रक्रिया उतनी गंभीरता से ली जाए जितनी गंभीरता से लोग उसे ले सकते हैं। तो खैर, हमें ऐसा तो नहीं दिखा। और हमें ये भी याद है कि जैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पिछली बार उन्होंने एक तरह से राइट टू सर्विस एक्ट तरह की बात पे चर्चा चलती थी, वो शायद हुई नहीं और इस बार भी प्रॉमिस की गई। तो पहले तो वो बहुत बड़ी कमी ध्यान दिला देता हूँ, जिसकी उम्मीद थी पूरी होनी चाहिए थी वो, और अभी दोबारा से इसको प्रॉमिस किया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ भारत के इतिहास में कुछ बहुत खूबसूरत नए कॉन्सेप्ट इसमें चर्चा में आए इस मैनिफेस्टो में। एक तो सबसे पहले सोशल डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात की गई है 1 साल के अंदर। थोड़ी सी व्यापक बात है। बात यह है कि हमारा जो लोकतंत्र है या हमारी जो व्यवस्था है उसकी सबसे बड़ी खामी ये है, और खास तौर से भारत जो बहुत विविधता वाला देश है, जहाँ जाति धर्म की परेशानियां रही हैं, वहाँ जो डेमोक्रेसी है उसको जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं बना जाएगा, जब तक कि मैं और आप, मेरी भी कोई जाति वर्ग लिंग हो, उसके बावजूद अपनी बात बराबरी से ना रख पाऊँ, ऐसी व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए। तो इसकी इंडेक्स बनाने की बात की गई है, एकदम क्रांतिकारी। लगभग ये बातें यूरोप में सोची जाती हैं, हिंदुस्तान में इसकी बात नहीं होती। एक और बात की गई है जिसमें कहा गया है कि एक हम इक्वालिटी कमीशन बनाएंगे। ये वो चर्चा है जो दुनिया के बेहतरीन अर्थशास्त्री आजकल चर्चा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं इस तरह की व्यवस्था की तरफ दुनिया को बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जो मार्केट इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर सकती है। और जिस विश्वास से हम आगे बढ़ रहे हैं डेवलपमेंट में, वो धरा की धरा रह जाएगा। तो पहले तो ये हम 2 कॉन्सेप्ट की बात कर लें। फिर 2-3 चीज़ें जो पॉइंट आउट करने वाली हैं। एक तो इसमें आप सबको किसान आंदोलन याद होगा, और किसान आंदोलन अल्टीमेटली इस बात पे उठा था कि एक एमएसपी को एक कानूनी गारंटी बना के एमएसपी को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इस जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने इस बात को मान लिया है। तो एक नई तरह की चुनौती, फिर से मैं बार बार कहता हूँ कि राजस्थान का जो एक्सपेरिमेंट है वो मोदी जी के लोकसभा चुनाव के सामने एक चुनौती के रूप में सामने आएगा। तो जो एमएसपी का जो वादा किया गया है, ये अपने आप में एक फिर से उस बहस को लौटा के लेके आएगा जिस तरह से किसान आंदोलन उठा था, और वो लौट के चर्चा इस पे होने लगेगी। इसके अलावा जो 10 लाख जॉब्स की बात की गई है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये गारंटी देना बहुत कई बार रियलिस्टिक नहीं होता और ये पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि हमें याद है कि 2 करोड़ जॉब की बात बीजेपी सरकार ने भी कही थी, वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि अर्थव्यवस्था को हम जैसा सोचते हैं उस तरह से प्लान हो नहीं पाती। इसमें दोष हम किसी व्यक्ति को देने की बजाय उस व्यवस्था को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो 10 लाख में से 4 लाख वो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। फिर उसके अलावा उसमें एक और बात कर रहे हैं जो फिर से एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि पंचायत लेवल का जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए वो एक अलग व्यवस्था बनाएंगे, और वो एक रिक्रूटमेंट उस तरह से होगा। तो इस बहस जैसे से आगे बढ़ेगी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं इन कॉन्सेप्ट्स के आसपास बात करना चाहूँगा। बाकी स्कीम वर्सेस स्कीम तो बहुत सारी चीज़ हैं, क्योंकि पहले से 7 गारंटी के मामले में कांग्रेस ने एक अपना सामने नज़रिया रख दिया था, उसमें और 2-4 बातें और 6 जुड़ जाएंगी। लेकिन जो बात मुझे नई और बड़ी लगी वो ये है, और आगे हम चर्चा के साथ और चीज़ें बताएंगे।
बिल्कुल, क्योंकि दोनों पार्टी की स्कीम्स लगभग एक ही जगह केंद्रित है। युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, साथ ही साथ कई अन्य मुद्दे भी लगातार जुड़े हुए हैं। पूजा कपिल जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि कई बड़े दाव आज कांग्रेस ने खेले हैं और सबसे बड़ा मुद्दा है जातिगत जनगणना का। वादा कर दिया है कांग्रेस ने, सत्ता में आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे। अब क्या है कार्ड बीजेपी के पास? प्रियंका जी, इनका ये जो घोषणा पत्र है, पहले ये 7 गारंटियों पर चलते चलते जब इनको लगा जनता इनकी गारंटी को बिल्कुल अस्वीकार कर चुकी है, इनको कहीं स्थिति नहीं लग रही है कि जीत की तरफ बढ़ेंगे, तो इन्होंने अपनी पुराने 2013 और 18 के घोषणा पत्र को मिक्स कर करा के आज फिर से उसे रीलॉन्च, नई पैकिंग, नई रैपिंग के साथ में लेकर आए। और जिन चीज़ों को इन्होंने 13 से लेके 18 में भी अब तक पूरा नहीं किया, 18 तक घोषणा करी और उनको इन्होंने नए सिरे से और बढ़ा कर उसमें जो इन रेवड़ी बांटने की इनकी योजना है, इनको उसको किया है। तो निश्चित तौर पर ये जो घोषणा पत्र है, ये झूठ का ऐसा पुलिंदा है। प्रोपेगंडा की राजनीति कांग्रेस की शुरू से रही है। गरीबी को हटाकर रहेंगे, वो इतने साल में ये नहीं हटा पाए। ऐसे ही इन्होंने, चाहे वो महिला अत्याचार की बात हो, जिनके शासन काल में जिन्होंने 5 साल तक राज किया, पौने 5 साल तक, पौने क्या पूरे 5 साल होकर चले अब तो उनको एग्जीक्यूशन का समय नहीं मिला। अब ये कितनी थोती और झूठी घोषणाएं कर लें और इसका कोई वो नहीं। जिन लोगों पर सैलरी देने के लिए पैसा नहीं बचा है, जहां जिस राज्य में पैदा होने वाला बच्चा 80,000 रुपये कर्ज लेके पैदा हो रहा हो, जहां एम्बुलेंस में पैसे, पेट्रोल डीजल के लिए पैसे ना बचे हो, ये क्या कह के इन घोषणाओं से कैसे ये जनता को राहत देंगे? केवल झूठी और थोती घोषणाओं के दम पर यह घोषणा पत्र है जो टिकेगा नहीं। जनता बहुत समझदार है प्रियंका जी, बहुत अच्छे से समझती है कि हमें क्या करना चाहिए इस प्रदेश की, इस हमारे राजस्थान के लोगों की भलाई किस में, ये जनता को बहुत अच्छे से पता है। वो कांग्रेस के झूठ, फरेब और इन सबको बहुत अच्छे से समझ चुकी है, देख चुकी है और इसका जवाब बिल्कुल मजबूती के साथ में 25 तारीख को देगी। ठीक है, 25 तारीख को तो जनता वोट करेगी और 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो साफ भी हो जाएगा कि जनता को किसके वादे पर एतबार है। लेकिन राजकुमार शर्मा जी, लगातार बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो पुराने वादे थे उन्हीं पर नया कवर चढ़ाकर पेश किया गया है और सवाल यह है कि जो वादे आपने किए उन्हें पूरा कैसे करेंगे? क्योंकि सिर्फ कह देना कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, क्या ये आसान लगता है? और कई और बड़े वादे भी किए गए हैं कांग्रेस की ओर से, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे आप इसे? प्रियंका जी, ये जो हमारा नया जो बजट, ये जो घोषणा पत्र है, जन घोषणा जो हमारा पत्र है, ये 2023 के अंदर 2030 का विजन दिखाता है। हम 2023 का चुनाव तो जीतने जा रहे हैं। हमारी जो 10 प्रमुख गारंटियां, जो योजनाएं थी और उसके बाद जो 7 प्रमुख गारंटियां आई, 17 योजनाओं ने चुनाव के 4 दिन पहले तो राजस्थान की जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है। राजस्थान की जनता बिल्कुल तटस्थ है, इस बार मजबूत है। चाहे मोदी जी, अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल कितना ही राजस्थान में जोर लगा ले, कितने रोड शो कर ले, राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस पार्टी को इस बार वो वापस रिपीट करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा ये जो घोषणा पत्र है, ये निश्चित तौर पर इस बात को दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि राजस्थान को लेकर के राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के मन में कितनी चिंता है। आज के चुनाव को देख के हमने घोषणा पत्र नहीं किया है, हमने 2030 का विजन देखकर ये घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें हमने चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा है, पहले भी मैं कह रहा था, आज फिर आपके चैनल पे कह रहा हूं, पूरी दुनिया में किसी को भी 25 लाख रुपए का बीमा नहीं मिलता है, लेकिन 3 दिसंबर को हमारी सरकार नई गठित होगी, उसके बाद हम रिकॉर्ड 50 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा देके राजस्थान वासियों को, कभी राजस्थान वासी सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा राजस्थान की सरकार कोई देगी, और वो दे रही है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार दे रही है। पहले हमने 500 रुपए का सिलेंडर दिया, अब हम 3 दिसंबर के बाद उसको 400 रुपए का करने जा रहे हैं। पहले हमने महिलाओं की, जो बच्चों की जो आरटीई के तहत जो शिक्षा थी, उसको हम पहले 8वीं तक किया, अब हमने उसको 12वीं तक किया है, प्राइवेट स्कूलों में उसको लागू करेंगे। ये इस तरह से हमने हर क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में पहले हमने 3 लाख नौजवानों को रोजगार, सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, इस बार हमने 4 लाख किया है और 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी क्या? और एमएसपी पे खरीद की बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं कि आप किसान 2 लाख के करीब हमने नौकरियां दे दी है प्रियंका जी। अलवर बेल्ट में सबसे ज्यादा बाजरे की खेती होती है, राजस्थान सरकार 1000 में खरीदती है और वहीं हरियाणा की सरकार लगभग 2500 में। इतना वेरिएशन क्यों है? इस पर भी तो सोचना चाहिए ना सरकार को। प्रियंका जी, हमने किसानों के लिए कहा हम एमएसपी कानून बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरह किसानों को हम कौनी पे गुड़ नहीं लगाएंगे, महिला आरक्षण के जैसे मामले पे हम कौनी पे गुड़ नहीं लगाएंगे। मैं कह रहा हूं, हमारा जो ये जो नया घोषणा पत्र है, इसको देखे भारतीय जनता पार्टी के मन में और बौखलाहट आ गई है। ये तो वास्तव में रिपीट कर रहे हैं,
और रिपीट करने के साथ साथ 2023 में ये तो रिवाज भी बदलने जा रहे हैं, 2024 में राज भी बदलने जा रहे हैं। रिवाज तो 23 में बदल रहा है, 24 में हम राज बदल रहे हैं। लोकसभा का 25 सीटें जीती राजस्थान की जनता ने। इस बार भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से 25 सीटें नहीं जाएगी। चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे पंचायतों को मजबूत करने की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात हो, चाहे कर्मचारियों को 9, 18, 27 के साथ चौथी वेतन श्रृंखला देने की बात हो, चाहे आवास का अधिकार, पहले हमने राइट टू हेल्थ दिया, राइट टू फूड दिया, राइट टू इनकम दिया, राइट टू आवास दिया। ये सारी योजनाएं हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने 5 साल में राजस्थान की जनता की सेवा की है। घोषणा सरकार ने जो वादे करके सत्ता अपनाई थी वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो से बीजेपी बौखलाई हुई है। अब देश को बांटना तोड़ना इनका निरंतर काम है। अब जातिगत गणना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जानती है, पूजा जी भी जानती है कि कांग्रेस पार्टी नो डाउट बहुत स्पीड पकड़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जैसे जैसे चुनाव आई इतनी स्पीड पकड़ चुकी है कि 2023 का चुनाव तो आज चुनाव होने से पहले ही हम जीत चुके हैं। 3 दिसंबर को आप देखिएगा परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगे, और 3 दिसंबर के बाद हम नई सरकार गठन करके हम 2024 का लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। हमारा विजन 2030 है। और प्रियंका जी, आपको चैनल पे एक बात और खुशखबरी दे दूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि 5 राज्यों का चुनाव कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। 5 राज्यों का चुनाव कांग्रेस पार्टी इसलिए जीतने जा रही है क्योंकि राजस्थान में विजन चल रहा विकास का। हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की बातें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के लुभाने देने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री जा रहे हैं, मेरी राम राम बोलना, मेरी नमस्कार बोलना, घर जाके ये बोलना, घर जाके वो बोलना। हम सिर्फ इतना सा कह रहे हैं, हमारी 10 जो प्रमुख योजनाएं हैं उनको देख के वोट देना। हम हमारी जो 7 प्रमुख गारंटियां हैं उनको देख के वोट देना। और 23 तारीख को या 25 तारीख को जब वोट पड़े तो हमारा जो नया घोषणा पत्र है उसकी बात को स्टडी कर लेना। हमने राजस्थान वासियों को कहा है कि 85 पेज का हमारा घोषणा पत्र, एक एक शब्द राजस्थान की जनता के हित में है। राजस्थान की जनता को लाभ मिलेगा, राजस्थान के हित में है वो एक एक शब्द राजस्थान को विकास की ओर ले जाएगा। और निश्चित तौर पे राजस्थान आने वाले समय में हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में पार्टियों ने किए हैं, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि इन्हें धरातल पर पार्टीज लेके आएंगी कैसे सत्ता में आने के बाद। आपके पास आते हुए संजय शर्मा जी, चूंकि ईआरसीपी को लेकर भी कांग्रेस ने इस बार वादा किया और बड़ा दाव खेला है, क्या आपको लग रहा है कि ये दाव सटीक बैठ जाएगा? जी, ईआरसीपी मैं ये तो नहीं कह सकता कि लोग वोटर किस तरह से बिहेव करता है, लेकिन ईआरसीपी के मामले में अगर हम देखें तो इस सरकार ने बजट एलोकेशन के साथ एक इच्छा शक्ति दिखाई है, और इसमें असल में तो आम सहमति है। प्रस्ताव कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने दिया और उसको आगे लेके बढ़ना था, क्योंकि जनहित में यही होता है कि सरकारों की स्कीम रोक कर आगे बढ़ के उन्हीं स्कीम्स को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा वेस्टेज ऑफ मनी हो जाता है और वो एक सोची समझी प्लान होता है। तो ईआरसीपी के बारे में बार बार मुख्यमंत्री जी इस घोषणा पत्र में भी उन्होंने कुछ कहा है, लेकिन जैसे कल वो भरतपुर में थे या उस तरफ थे तो वो ईआरसीपी की बार बार चर्चा करके अब ये भी कहने लग गए हैं कि कुछ हो ना हो, केंद्र से मदद मिले ना मिले, राज्य उसको अपनी जिम्मेदारी को अगले 5 साल का समय भी बोलने लगे हैं। वो 5 साल में इसको कंप्लीट कर देंगे, ऐसा कल उन्होंने अपने भाषण में कहा था। तो मुझे लगता है ईआरसीपी के मामले में जो कांग्रेस है वो एक अपना जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए का कम से कम मंशा दिखा रही है। मंशा दिखा रही है कम से कम कांग्रेस। लेकिन राजकुमार शर्मा जी, इतना वक्त क्यों लग गया? क्योंकि ईआरसीपी तो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और 5 साल तो अभी आप ही की सरकार थी, इससे पहले ही पहल कर लेते। प्रियंका जी, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि राजस्थान में, हिंदुस्तान में कोरोना आया था। हमारा मैक्सिमम टाइम तो कोरोना से निपटने में लग गया, और कोरोना से निपट के जब हम सड़क पे आए, राजस्थान की को गति देने लगे विकास के अंदर, तो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरा के तहत सरकार गिराने का हमारी काम करने लगी। और सरकार गिराने में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में काम नहीं हो पाई, हमने सरकार बचाने में काम किया। सरकार बचाते हुए हमने राजस्थान की बेहतर सेवा की है। भारत के इतिहास में राजस्थान पहला राज्य है जहाँ 5 साल बीत जाने पर सरकार विरोधी नहीं चली, और राजस्थान एकमात्र राज्य ऐसा है जहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार गिराने में कामयाबी नहीं मिली। हमने यहाँ बेहतर सेवा की, चाहे हम होटल में रहे हो, चाहे कैसे भी रहे हो, हम लोग हमने दुख सुख पाके राजस्थान को बेहतर सेवा देने का प्रयास किया, और 10 प्रमुख योजनाओं के तहत राजस्थान का दिल जीता हमने। प्रियंका जी, राजस्थान का दिल जीता। राजस्थान के दिलों में कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत जी राज कर रहे हैं।
हैं, तभी राजस्थान की जनता जोर जोर से नारे लगा रही है। चौथी बार गहलोत सरकार, रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा, ये नारे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं लगा रहा है, ये नारे राजस्थान की जनता लगा रही है। और पूजा कपिल जी बोलिए, लेकिन जवाब तो आपको भी देना होगा इस पर, क्योंकि कांग्रेस बार बार कहती है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे आरसीपी को। पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा 13 जिलों से जुड़ा हुआ है, इस पर तो अच्छा किया आपने बात की। हाँ। जो गहलोत जी आरसीपी जिसकी बात कर रहे हैं और जिस पे करोड़ों रुपए अपनी स्टेट के लग चुके, राजस्थान के पहले केवल 800 करोड़ रुपए खर्च होने थे, 13 जिलों की प्यास बुझनी थी, और अब ये 3 जिले पर आ गए क्योंकि इन्होंने इसको राजनीतिक प्रोपेगेंडा कर रखा है, ये इसका सियासी फायदा उठाना चाहते हैं, ये ईआरसीपी को लागू ही नहीं होने देना चाहते। टेक्निकल जो राजकुमार जी सुनिए, राजकुमार जी सुनिए, 10 बार केंद्र की सरकार, केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी यहाँ राजस्थान में बैठक करने आ गए, सीएम साहब जब आपको टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, आपकी सरकार थी मध्य प्रदेश में, जब सीधा सीधा कमलनाथ जी ने आपके लेटर पे ना लिख दिया, उसके बाद में पार्वती लिंक के माध्यम से ईआरसीपी का फायदा राजस्थान को बड़े पैमाने पर मिलना था, लेकिन गहलोत जी उस बैठक में बैठ के उसको क्लियर नहीं करना चाहते। केवल 800 करोड़ रुपए का खर्चा लगना है अब, जो केंद्र सरकार ने जो फॉर्मूला निकाल कर दिया है, और राजस्थान के बड़े हिस्से की प्यास बुझेगी, किसानों को उसका फायदा मिलेगा, जनता को फायदा मिलेगा। हाँ, प्रधानमंत्री जी तब भी वादे से पीछे नहीं है, आज भी नहीं है, लेकिन गहलोत जी 2400 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, 800 करोड़ रुपए में वो काम हो सकता है। सियासी फायदे के लिए पानी जैसे मुद्दे में राजनीति कर सकता है कि ये लोग, अरे जल शक्ति मिशन का पैसा छोड़ लिया, पैसा चोर के ले गए, आप लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है, जनता का प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं लगातार, 15 लाख रुपए देंगे, काला धन वापस लौटाएंगे, काला धन जिनका विदेशों में छुपा हुआ उनकी लिस्ट जारी करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा झूठ बोलती आई है, प्रधानमंत्री जी लगातार कैसा बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में कितना अंतर है, राजस्थान की जनता बेहतर जानती है। प्रियंका जी 83 सीट है वहां पे, कांग्रेस पार्टी को पिछली बार 51 मिली थी, इस बार 70 बार आएगी। डायरेक्टर मेल करता है एक रात पहले कि मुख्यमंत्री जी पे समय नहीं है, आप ईआरसीपी को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के कोटे में जाएगा, केंद्र जाएगा, आप चाहते नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जोर नहीं लगाती। ईआरसीपी तो ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर दोनों ही पार्टी वोट इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन राजकुमार शर्मा जी बीजेपी की ओर से लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि पिछले बार के जो वादे थे, जो आपने घोषणा पत्र में जारी किए, उन्हें तो अब तक आप पूरे कर नहीं पाए हैं। किसान कर्ज माफी बड़ा मुद्दा जिसे लगातार उठाती हुई बीजेपी नजर आ रही है, जो 2013 में। और भारतीय जनता पार्टी कितना ही झूठ बोले, भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलने का बहुत बड़ा जनरेटर है। हमने 96% वादे किए, हमने कहा था एक भी टैक्स लगाएंगे, हमारे 5 शानदार बजट आए, हमने राजस्थान की जनता को टैक्स नहीं लगाया, हमने एक्स्ट्रा 100 यूनिट बिजली फ्री दी है, 100 यूनिट किसानों को बिजली फ्री दी है, राजस्थान की महिलाओं को मजबूत किया है, हमने नए कानून बनाए, हमने वकीलों के संरक्षण का कानून बनाया जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं है, राइट टू हेल्थ बनाया जो पूरे हिंदुस्तान में कानून नहीं है। हम चाहते पंचायतें मजबूत हो, हम चाहते ईआरसीपी का पानी आए, एमएसपी कानून लागू हो, 9/18/27 के तहत हम कर्मचारियों को लाभ देना चाहते हैं, ओपीएस लागू हमने किया है, पूरे हिंदुस्तान में ओपीएस कहीं भी लागू नहीं है, जनता का पैसा लूटा है। अरे पूरा कर्मचारी वाह कर रहा है, मुख्यमंत्री सरेआम पूरा का पूरा कर्मचारी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के साथ ट्रांसफर होते हैं, लूट लिया आपने, विकास के नाम को आपने रोक दिया, विकास की कर्मचारी क्या किया आपने राजस्थान का कर्मचारी आप 10,000 पार्टी के साथ महिला का मान सम्मान खरीदने की बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था करके दिखाया है। मैं कह रही हूँ कोरोना के अंदर भूखा नहीं सोने देंगे, किसी एक को भी भूखा नहीं सोने दिया, किसानों का कर्ज माफ कर रहे थे, करके दिखाया। क्या हुआ? कांग्रेस का कहना है काम किया दिल से, कांग्रेस सरकार फिर से और लगातार 7 गारंटियों का जिक्र भी कांग्रेस का शर्मा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। अब अगर कंपैरेटिवली स्टडी करें तो कैसे देखते हैं आप दोनों के मैनिफेस्टो को? और लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी पर कि जो वादे किए गए उन्हें पूरे नहीं कर सकते हैं। स्टडी कैसे करते हैं आप दोनों के मैनिफेस्टो को? देखिए जो पढ़ाते भी हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने कोशिश की है बहुत डायरेक्ट और सीधी बात करने की कोशिश की जाए, जैसे कि 7 गारंटी या उससे पहले 10 कुछ चीज़ें कॉन्क्रीट प्रपोजल की शेप में लोगों को दिया जाए जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। बीजेपी इस मामले में इतनी
इतनी ज़्यादा डायरेक्ट बहुत सारी चीज़ों में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे इंटेंशन के बावजूद जो कम्युनिकेशन होता है वो कमज़ोर पड़ सकता है अगर आप गोल मोल बात करेंगे तो, क्योंकि उसमें ये भी रीड किया जा सकता है कि आप हो सकता है बाद में वो वादे पूरे ना करें। हाँ। और फिर जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो मैनिफेस्टो है, जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया है, ये एक अगली दुनिया की सोच रहा है। और जैसे मैं आपको 2-3 और उदाहरण देता हूँ कि उन्होंने हमारे देश की जो व्यवस्था के बारे में एक बहुत बड़ी कमी ये देखी गई है कि या तो आप जो न्याय है वो समय पे नहीं मिलता या पक्षपात होता है। ये बहुत समस्या हमने सुनी है। तो इसमें 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग प्रपोजल हैं। एक ये है कि जो क्रिमिनल केस हैं उनको 6 महीने में निपटाना होगा, है ना, क्रिमिनल केसेस को 6 महीने में निपटाना होगा। और अगर कोई अधिकारी पक्षपात करता पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिर महिलाओं के बारे में भी जैसे बात आई थानों की और रोमियो स्क्वाड वाली, जैसा कि निर्भया स्क्वाड यहाँ पहले से ही है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि विमेन कोर्ट बनेंगे। विमेन एंड चाइल्ड कोर्ट अभी भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद बात इतनी साफ साफ नहीं आ रही। पर विमेन कोर्ट अगर विमेन के खिलाफ जो अत्याचार के मामले में बनेंगे तो जो स्पीडी ट्रायल का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। तो आप सोचिए कि न्याय के बारे में एक कॉन्क्रीट प्रस्ताव की उम्मीद देश भर में है। प्रधानमंत्री जी और लॉ कमीशन वो भी लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हमें न्याय, त्वरित न्याय मिले और सस्ता न्याय मिले। चीफ जस्टिस इस बात को बोलते हैं। ऐसे प्रस्ताव इसमें हमें दिख रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ये जो इनका जो होमवर्क है, हो सकता है वो 3,32,33 लाख रिस्पॉन्सेस के बलबूते पे बात कर रहे हों, वो मुझे बेहतर लगता है। बिल्कुल, आपको लग रहा है कि कांग्रेस सीधा मुद्दों से जुड़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि जब लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं तो किसके पक्ष में मतदान करते हैं, क्योंकि कई बड़े वादे बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से किए गए हैं। अगर हम एमएसपी की बात करें तो एमएसपी का वादा किया गया है कांग्रेस की ओर से। संजय शर्मा जी, कैसे देखते हैं आप इस वादे को? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। किसान आंदोलन से उभरा था और गहलोत साहब ने उसको एक तरह से लपटने की कोशिश की है। अब वो होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन जो सारे विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि जो बातचीत होनी है, किए गए हैं वो धरातल पर कितने आ पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो दाव दोनों ही ओर से खेले गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ओर से मैनिफेस्टो जारी किए गए हैं। अब देखना होगा कि जनता किसके वादों पर ज्यादा एतबार करती है और उनके पक्ष में वोट डालती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।